टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखें। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, सुषमा स्वराज या फिर अरुण जेटली? सही जवाब है ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर एक पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक का शीर्षक है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस पुस्तक का ई-संस्करण जारी किया है। तो इस तरह इस अभ्यास प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला सवाल लेते हैं। भारतीय मूल के किस सीनेटर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? अमरीश बाबूलाल वेरा, कमला देवी हैरिस, हरविंदर आनंद या फिर सैम अरोड़ा? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, कमला देवी हैरिस। भारतीय मूल की कमला देवी हैरिस को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने उन्हें नामित किया है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। वे कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला और भारतीय मूल की पहली महिला थीं। यदि कमला हैरिस का निर्वाचन होता है तो वे संयुक्त राज्य की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी है? स्काई रूट एरोस्पेस, दिगांतरा, एस्ट्रोम या फिर बेलाट्रिक्स? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्काई रूट एरोस्पेस। एरोस्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने ऊपरी चरण के एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है। यह घरेलू रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता प्रदर्शित करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। इस रॉकेट इंजन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सर CV रमन के नाम पर रखा गया है। यह रॉकेट इंजन एक ही मिशन में कई उपग्रहों को कई कक्षाओं में स्थापित करने में सक्षम है। स्काई रूट एरोस्पेस की स्थापना भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से किस संस्था ने लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए WGDP विमेन कनेक्ट चैलेंज को शुरू करने की बात कही है? इंदिरा गांधी टेक्निकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, यंग वुमेन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट, रिलायंस फाउंडेशन या फिर विमेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली? सही जवाब है इसका रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने देश में लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम करने के मकसद से इस साल WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज को शुरू करने की बात कही है। वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी WGDP निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले दृष्टिकोणों का समर्थन करती है। ये क्षेत्र लैंगिक डिजिटल विभाजन को खत्म करते हैं तथा व्यापार के अवसरों का विस्तार करके महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे शुरू करने के लिए रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID के साथ भागीदारी की है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है। भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कोविड-19 एंड टैक्सेशन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन फॉर वुमेन, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट या फिर टैक्सेशन एंड ऑनेस्ट इंडियन फार्मर? सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ईमानदार करदाताओं को सम्मानित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट शुरू किया है। यह मंच कर प्रणाली में सुधार और सरलीकरण के सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगा। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को आसान बनाना और कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना है। कर प्रणाली में सुधार करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 30% से घटाकर 22% कर दिया था। नई विनिर्माण इकाइयों के लिए दरों को घटाकर 15% कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए किस देश ने नई दिल्ली स्थित एम्स के साथ अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीक साझा की है? जापान, इंडोनेशिया, इजराइल या फिर मलेशिया? सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल।
इजराइल ने हाल ही में अपनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकों को नई दिल्ली स्थित एम्स के साथ साझा किया है। यह कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत इजराइल सहयोग का एक हिस्सा है। इन टेक्नोलॉजीज में एआई, वीडियो उन्मुख और आवाज संचालित स्वायत्त व्यक्तिगत रोबोट और मोबाइल एप्लीकेशन शामिल हैं, जिन्हें कोविड-19 स्टाफ के मोबाइल फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा इजराइल ने CPD नामक एक 120 घंटे का कीटाणु शोधन प्रोडक्ट प्रदान किया है। इजराइल ने AI आधारित अल्ट्रासाउंड भी प्रदान किया है, जो विशेष रूप से कोविड-19 के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने भी इजराइल को सेफ्टी हेड गियर और दवाओं के द्वारा मदद मुहैया कराई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इजराइल। अगला सवाल, महासागरीय नितल के ऊपर उठे नुकीले शिखरों वाली पर्वतनुमा संरचना को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? जलमग्न कटक, समुद्री टीला, जलमग्न कैनियन, निमग्न द्वीप। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, समुद्री टीला यानी सी माउंट। महासागरीय नितल के ऊपर उठे नुकीले शिखरों वाली पर्वतनुमा संरचना को समुद्री टीला या सी माउंट या नितल पहाड़ी कहते हैं। यह समुद्री सतह से नीचे ही रहती है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। इनकी ऊंचाई सामान्यतः 3000 से 4500 मीटर तक हो सकती है। ऐसी संरचना जिनका शिखर महासागरीय नितल से 1000 मीटर ऊंचा उठा हो, उन्हें समुद्री पर्वत कहते हैं। तो इस तरह सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यह जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस जलडमरू मध्य से उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। इस जलधारा का नाम बताइए। फ्लोरिडा गर्म जलधारा, नॉर्वे गर्म जलधारा, कनारी ठंडी जलधारा या फिर लेब्राडोर ठंडी जलधारा। लेब्राडोर ठंडी जलधारा इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। लेब्राडोर ठंडी जलधारा बेफिन की खाड़ी और डेविस स्ट्रेट से लेब्राडोर तट के साथ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है तथा ग्रीनलैंड के दक्षिणी किनारे पर पूर्वी ग्रीनलैंड धारा से मिलती है। आगे चलकर यह संयुक्त जलधारा न्यू फाउंडलैंड तट से होती हुई ग्रैंड बैंक के पास गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा से मिल जाती है। इन ठंडी और गर्म जलधाराओं के मिलन बिंदु पर प्लैंकटन का विकास होता है, जिससे मछलियों को पर्याप्त आहार मिलता है। यही कारण है कि ये स्थान मत्स्यन के बड़े केंद्र हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री तरंगों के लगातार शैलों से टकराने से दरार का विकास होता है और ये समय के साथ और चौड़ी होती जाती है, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जो स्टैक कहलाती है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, केवल एक। समुद्री तरंग के अपरदन और निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगों के लगातार शैलों से टकराने से दरार का विकास होता है और ये समय के साथ और चौड़ी होती जाती हैं, जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जो तटीय मेहराब कहलाती है। लगातार होने वाले अपरदन से जब छत भी टूट जाती है तो केवल दीवारें बचती हैं, जो स्टैक कहलाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः किन चट्टानों से मिलकर हुआ है? बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्जाइट। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी या क्रस्ट कहते हैं। महाद्वीपीय भाग में क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 35 किलोमीटर, जबकि महासागरीय भाग में इसकी मोटाई लगभग 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से हुआ है, इसलिए इसे सियाल भी कहा जाता है। यह परत मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनित बल का उदाहरण नहीं है? हिमनद, समुद्री तरंग, नदी या फिर भूस्खलन। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, भूस्खलन। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। बहिर्जनित बल के अंतर्गत अपरदन और निक्षेपण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके तहत नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद आते हैं। भूस्खलन, ज्वालामुखी और भूकंप अंतर्जनित बल के उदाहरण हैं। इनका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली गतिविधियों से है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अभ्यास प्रश्न देख लें। लोकसभा ने कर्मचारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया है? जापानी, फ्रेंच, रसियन या फिर मंदारिन।
इस प्रश्न का सही जवाब हमें कमेंट में दीजिए। अगले एपिसोड में नए सवालों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।